अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़िज़ियोलॉजी। मैं आपको एनाटॉमी के सारे जितने भी सब पार्ट्स हैं उन सब की गाइडलाइन दे चुकी हूँ कि फ़ाउंडेशन मॉड्यूल के एग्ज़ाम में आपने उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं। तो अब हम चलते हैं फ़िज़ियोलॉजी की तरफ, ठीक है। फ़िज़ियोलॉजी की जो हमारी बुक है वो गाइडन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी में अलग बुक्स पढ़ाई जाती हैं, अलग बुक्स को प्रेफरेंस दी जाती है, और जब आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो सब अपने हिसाब से अपनी बुक्स बताएंगे, ठीक है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में हिस्टोलॉजी के लिए लाइक हुसैन की बुक यूज़ की थी, लेकिन काफ़ी लोग वीटर्स की बुक रिकमेंड करते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बुक में जो टॉपिक है वो सेम होता है। आपने सिर्फ फोकस किस चीज़ पे करना है कि मैं आपको कौन से टॉपिक्स बता रही हूँ। अब आप उसको किसी भी बुक से पढ़ें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। वीटर्स बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप उसको डायग्राम्स और उसके लिए देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी भी बुक से पढ़ें, आपका एग्ज़ाम वैसा ही होगा। मतलब जैसी भी आप तैयारी किसी भी बुक से करें वो अच्छे ही होगा एग्ज़ाम आपका, ठीक है। फिज़ियोलॉजी की तरफ चलते हैं। गाइडन की जो बुक है, इसमें फाउंडेशन मॉड्यूल में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 to 3 हमारा यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा सेकेंड यूनिट का पार्ट है, दैट इज़ मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, ठीक है। चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। बेसिकली जो पूरा चैप्टर है होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है। होम्योस्टेसिस हम अपने इंटर के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो रिजेंबल कर रही होंगी, तो आपको इसमें ऐसे कोई मुश्किल होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का डिफरेंस लिखा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर में कौन से आइंस डिफरेंट है, सोडियम कहाँ ज़्यादा होता है, पोटेशियम कहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखना है। इसके बाद यहाँ होम्योस्टेसिस स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, अच्छा फिजियोलॉजी अगेन, फिजियोलॉजी की जो बुक है गाइडन की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक है, तो इसलिए जब आप एक दफ़ा पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें पढ़ने वाली और कौन सी चीज़ें बिल्कुल फ़जूल लिखी हुई हैं। तो उन चीज़ों को आपने हाईलाइट कर लेना है या उनको आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिज़ियोलॉजी में अगर किसी भी चैप्टर में ग्राफ आते हैं तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि उनमें किस तरह से होम्योस्टेसिस होती है, तो इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल है, और ये हम सबको पता ही है पहले से कि रिमूवल किन चीज़ों का होता है, कौन से एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने लाजमी पढ़नी है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है और हार्मोन सिस्टम्स किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं। दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ। अगर कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ आएँ तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का शुरू होता है, क्योंकि ये आप लोगों ने शायद पहले ना किया हो कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर किस तरह से रेगुलेट हो रहा होता है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और नॉर्मल रेंजेस हैं इस वाले पार्ट में, तो ये वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से करना है, और एक ये वाला पार्ट नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम वाला, ठीक है। इस पेज पे हम आते हैं। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल है, ये आपने करना है या नहीं करना, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी टेम्परेचर सबको पता है कि नॉर्मल रेंज बॉडी टेम्परेचर की क्या होती है, ठीक है। और एसिड बेस की रेंज एक याद कर लीजिएगा कि क्या नॉर्मल होती है, तो इससे अबव एंड जो लो रेंज होगी वो ऑब्वियसली हार्मफुल होगी। तो इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या हैं और ऊपर और नीचे का क्या लेवल है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक चीज़ है कि बॉडी टेम्परेचर और एसिड बेस कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव फीडबैक की तरफ। इस वाले पार्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, ये मैं कहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है। तो इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, इसको लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा भी वो करने की, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का हमें पहले ही पता है कि ये चीज़ को और ज़्यादा उस तरफ लेके जाती है। जैसे नेगेटिव में अगर कोई चीज़ बढ़ रही होती है तो बॉडी सिस्टम उसको कम करता है। पॉजिटिव फीडबैक में होता है अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको मज़ीद बढ़ाता है। तो ये कभी कभार डेथ कॉज करती है, और क्यों कॉज करती है, कौन से रीजंस हैं, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ब्लड क्लॉटिंग की एग्जाम्पल दी हुई है, एक चाइल्ड बर्थ की एग्जाम्पल दी हुई है, और दूसरी नर्व सिग्नल्स की जनरेशन की एग्जाम्पल दी हुई है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट है ही नहीं जो आपको लगे कि मुश्किल है, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी चीज़ में कोई मसला हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूँगी। लेकिन एवरीथिंग इज़ बेसिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि और ज़्यादा बेसिक है, जिसमें हमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन और उनके ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताया है, जो कि हम हिस्टोलॉजी में भी पढ़ेंगे, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। तो डायग्राम्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैंने हिस्टोलॉजी में भी कहा था कि आपको डायग्राम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनेल किस तरह का नज़र आता है, ठीक है, और किसका क्या फंक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी अगेन ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ बेसिक। तो इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी कि ये मुश्किल है या ये आना चाहिए। सब कुछ मतलब इतना इजी है कि आप सब एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे यूँ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जो है जेनेटिक कंट्रोल का, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही चैप्टर करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, लेकिन इसमें जेनेटिक कोड वगैरह ये वाली चीज़ें नहीं करनी है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना कि हर हेडलाइन को आपने पढ़ा, लाइक मैसेंजर आरएनए के बारे में लिखा, पर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले ली कि ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर है, बस इतना सा। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माइटोसिस वाला जो पोर्शन है वो हम उसमें भी कर चुके हैं हिस्टोलॉजी में, और मतलब इस चैप्टर को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक दफ़ा रीड दे लो तो अच्छा है, लेकिन अगर बिल्कुल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो बस हेडलाइन पढ़ के थोड़ी सी डिटेल देख के इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो असल चीज़ स्टार्ट होती है वो हमारी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी से स्टार्ट होती है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, जो पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट का, इसमें शुरू तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरियर प्रोटीन किस वाले ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है और चैनल प्रोटीन किस वाले ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से जहन में बिठा के जाना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पूरे मेम्ब्रेन की जो भी चीज़ें उनको रिकॉर्ड करना सिखाया हुआ है। ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसको बहुत ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे ऑस्मोसिस का टॉपिक शुरू हो जाता है, जो कि अगेन सब ने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट आता है। इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड से किस तरह से को ट्रांसपोर्ट होता है और हाइड्रोजन आयन से काउंटर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, विद एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। तो द मेन थिंग जो यहाँ पे है वो ये है कि फिजियोलॉजी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजी में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आई डोंट नो कि आपको फाउंडेशन मॉड्यूल में एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ाया गया है या नहीं, ठीक है। अगर आपको एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ाया गया तो आपने चैप्टर 5, 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये सारे चैप्टर्स भी करने हैं, ठीक है। अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाया गया है तो, ठीक है। और उन चैप्टर्स में भी अगेन एज सच मैं कहूँगी कि कुछ छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है।
अगर आपको वो एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है तो आपको तीनों मसल्स के एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके लिए एक अलग वीडियो होगी तो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। लेकिन आपने उसको बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें बहुत इजी हैं वो मैंने बता दी हैं कि चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी है, चैप्टर 2 बहुत बेसिक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अगर एक्शन पोटेंशियल कराया तो बाकी 4 चैप्टर्स भी कर लीजिएगा, लेकिन उसमें कुछ भी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड होता है। अब हम चलते हैं बायोकेम की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ बायोकेम के बारे में। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की बुक्स के लिए आपने कौन से रेफरेंस लेने हैं वो मैं आपको बुक गाइड वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने इस वक्त खोला हुआ है डाउ गाइड की, डाउ की गाइड है, डाउ यूनिवर्सिटी की बायोकेमिस्ट्री की, मैंने वो खोली हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको इसलिए यहाँ से बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स बता दूँगी कि फाउंडेशन मॉड्यूल में बायोकेमिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपने किस तरह से करने हैं। लेकिन मैं आपको बुक से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की कोई भी चीज़ एक बुक में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको अपने जो टीचर के लेक्चर्स हैं उसको अपनी 2-3 बुक्स को लेके चलना होगा, क्योंकि एक बुक में कोई सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इस तरह से थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपको 2-3 जगहों से मटीरियल कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले आता है वाटर का स्ट्रक्चर और डिसोसिएशन, जो कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। वाटर के बारे में आप स्ट्रक्चर भी पहले पढ़ चुके हैं, आप उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, एंजाइम्स, ठीक, एंड वाइटामिन्स, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आपको पता है कि क्या होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी थोड़ी डिटेल्स में जाना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो अगर आप कोई जो मेजर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर लाजमी देख के जाइएगा कि किस तरह के होते हैं, ठीक है। आते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन यू नेवर नो कि कब क्या चीज़ आ जाए, तो इसलिए स्ट्रक्चर्स लाजमी देख के जाइएगा, किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। बायोकेम में आपने स्ट्रक्चर्स हर चीज़ के बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी ये आ सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह से आइसोमेरिज्म को आपने इसमें लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया, ठीक है, आइसोमेरिज्म हो गया। इसके बाद आते हैं डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मेरे जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें डाइसैकेराइड्स की नहीं, सॉरी, ओलिगोसैकेराइड्स की मुझसे एग्जांपल्स पूछी थी, ठीक है, कि ओलिगोसैकेराइड्स की क्या एग्जांपल्स होती हैं। तो इस तरह से आपको इसमें एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और कौन से 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिलके कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहे होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अब हम अगर अमाइनो एसिड की तरफ आएँ, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स मिल किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, उनकी क्लासिफिकेशन, फंक्शन और फिर प्रोटीन का भी, तो ये सब चीज़ें। इसी तरह से फैट्स में भी यही होगा, एंजाइम्स में भी यही होगा, वाइटामिन्स में भी यही होगा कि उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, उनका क्या मैकेनिज़्म होता है एक्शन का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो एंजाइम है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, किस तरह से एंजाइम्स वर्क करते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको एसिड बेस बफर सिस्टम के बारे में होगा। इसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंड तक, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना है आपने, ठीक है। इसके बाद आता है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की, कि इनकी क्या बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल की चीज़ें उनको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये सारे जेनेटिक के टॉपिक्स हैं, ठीक है। कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, उनमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन किस तरह से होती है, ठीक है। और लास्ट का जो हमारा पार्ट है वो ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ इस तरह से कि कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, वाइटामिन्स में उनकी डेफिशिएंसी से जो भी डिजीज़ कॉज हो रही हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाइटामिन्स, किस वाइटामिन से
कौन सी डिज़ीज़ होती है, ठीक है। ये जो आपकी जो बायोकेम की जो बुक है लिपिनकॉट, उसमें आपके पास एक टेबल भी है वाइटामिन्स का, जिसमें आपको सब कुछ बताया हुआ है कि वाइटामिन की किस वाइटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी और कौन सी डिज़ीज़ होती है। तो वो वाला टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री में भी सारी डिजीज़ को लिंक करते हुए पढ़िएगा। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो फिजियोलॉजी और बायो केमिस्ट्री के लिए फाउंडेशन मॉड्यूल में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो अपने एनाटमी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल ब्लड मॉड्यूल शुरू होगा, उसमें फिर यह है कि आपने हर चीज़ को इक्वली फोकस में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी ये गाइड ख़त्म हो गई फाउंडेशन मॉड्यूल की। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आपने इस टेस्ट से रिलेटेड पूछनी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूँगी। और इसके अलावा मैंने ये सोचा हुआ है पहले से कि जो आपका वाइवा होता है और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसकी भी टिप्स के बारे में आपको बताऊँगी कि उसको आपने किस तरह से अपना वाइवा प्रिपेयर करना है, किस तरह से देना है, ठीक है। तो एक और चीज़ ये कि फ़िज़ियोलॉजी में एक शॉर्ट बुक जो फिरदौस होती है, सब मना करते हैं टीचर्स के उससे नहीं करो, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते, सब डिटेल में नहीं होता। लेकिन अगर बिल्कुल एग्ज़ाम करीब है तो उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है तो याद रह जाती हैं चीज़ें, ख़ास तौर पे वाइवा के लिए। उससे अगर आप फिज़ियोलॉजी की तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।